एक्स। तो ये जो बचा हुआ ऊपर वाला पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा, बताओ, जो टेबल के ऊपर है। अरे ये एक्स प्लस एक्स। एल माइनस एक्स, एक्स माइनस एल माइनस एक्स, टोटल में से एक्स को क्या कर दिया, माइनस। माइनस। यहां तक क्लियर है सबको। अब वो क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है फ्रिक्शन निकालो, क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है एक्स की वैल्यू निकालो, जो कि पोर्शन लटका हुआ है टेबल के। समझ में आ रहा है, ये चीजें पूछेगा, है तो फ्रिक्शन के ऊपर ही। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें क्या लगता है, कौन बताएगा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लग रहा है। सर सही बोल रहे, बोलो। जस्ट लाइक। जस्ट स्लाइड। इस टाइम पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा क्या। यस यस सर। जस्ट मूव करने के लिए ये जो नीचे फोर्स लगी होगी वो जस्ट किसके इक्वल हो जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको जस्ट मूव कर रहा है तो नीचे वाली फोर्स लेके आ रही होगी, नीचे क्या लग रहा होगा अभी उसके ऊपर बात नहीं करते, तुम्हें पता है नीचे इसका क्या लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेट। नीचे क्या लग रहा होता है, एमजी। लेकिन बिल्कुल mg लगेगा इसमें नीचे। इसका भी नीचे क्या लगेगा सर, mg लगेगा। एमजी। अच्छा इसके ऊपर वो क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा, वहां लगेगा क्योंकि वहां पर कॉन्टैक्ट है ना, हाँ या ना। यस सर यस सर। Yes. लेकिन जस्ट मूव कर रही है, इसका मतलब जो इसको नीचे ले आने वाली फोर्स है ये वाला mg किसके इक्वल हो जाएगा, कौन से फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे या पीछे, पीछे को। ऑब्वियस सी बात है, मोशन आगे हो रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपको पता है, म्यू इंटू एन। बट कुछ चेंज है, ये mg और ये mg में फर्क है, ऐसा क्यों सर, ये mg किसका वेट, किसका जो वेट है, किसका मास है ये, जो चेन, हाँ जो पोर्शन चेन का टेबल के ऊपर है, और ये मास किसका है, जो पोर्शन साइड में। तो क्या ये दोनों मास सेम होंगे, क्या लगता है। नो सर नो सर। तो इसको लिख देते हैं m डैश, कोई दिक्कत, नो सर। और m डबल डैश लिख देते हैं। ये दोनों चेंज तो सेम तो नहीं होंगे, पक्की बात है। किस चीज के कारण चेंज नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे ये, क्यों ऐसा होगा कि सेम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, किसके कारण, लेंथ के कारण, क्योंकि कुछ लेंथ जो ज्यादा लेंथ है वो टेबल के ऊपर है, कम लेंथ क्या है, टेबल के नीचे है। अगर सेम पोर्शन होता तो मैं बोल देता तब भी इक्वल तो हो सकते थे, लेकिन हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते, क्योंकि चेन का जो मास है उस चेन के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कितनी उसकी लेंथ है ना। तो यहाँ पर जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, लेंथ, लेंथ ऑफ चेन। है ना, लेंथ पर। तो मैं बोल सकता हूँ जो मास है पूरी चेन का, मान लो कैपिटल M है, मास ऑफ चेन। अच्छा अब ध्यान से तुम खुद बता दोगे, अभी पहले m डैश की वैल्यू निकालते हैं। एक बात बताओ, टोटल मास, टोटल लेंथ L थी, उसके अंदर टोटल मास कितना था, लेंथ कैपिटल, अगर लेंथ 1 हो तो 1 में लेंथ कितना हो जाएगा, 1 में मास कितना हो जाएगा, m बाय l। हमको कितनी लेंथ में निकालना है, हमको कितनी लेंथ में निकालना है, x लेंथ में, तो कितना मास आ जाएगा, m बाय इंटू x। याद है सबको, क्लियर है ये बात, m बाय l इंटू एक्स, तो सीधे लिख देता हूँ यहाँ x, तो mx बाय l इसका क्या हो जाएगा, ये जो लटका हुआ पोर्शन है, जो हैंग पोर्शन है उसका क्या, मास, यानी ये जो m डैश की वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, mx बाय एल। क्लियर है क्या सबको ये बात, पक्का पक्का। अब तुम लोग मुझे बताओगे जो पोर्शन टेबल के ऊपर है उसका मास कितना है, ट्राई करके देखो, ऐसा ही निकालना है, मैंने एक्स में निकालना है, तुमने कितने पोर्शन में निकालना है, एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स, वेरी गुड, करिए फटाफट बताओगे।
कितना आ रहा है? करिश्मा बता रही है, बताओ करिश्मा कितना आ रहा है? अंजलि शर्मा बताओगे बच्चे? अंजलि M कितना आ रहा है? M into L minus X upon L. वेरी गुड शेजल, वेरी गुड। कैसे सर? सेम वही पैटर्न फॉलो करना है सर। अब क्या बोलूंगा? एल में तो कितना मास है सर? एम। वन में कितना हो जाएगा? एम बाय एल। हम कितने पोर्शन में निकालना है? एल माइनस एक्स। उसमें कितना मास हो जाएगा भाई? एम बाय एल इंटू एल L माइनस। minus X. क्लियर है सबको? Yes, तो ये sir. हो जाएगी एम डबल डैश की वैल्यू एम बाई कैपिटल स्मॉल एल इंटू एल माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो ध्यान से। अब ट्रेन जो ट्रेन नहीं, चेन जो है वो जस्ट क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है सर, जस्ट स्लाइड कर रही है। यानी जो एम जी नीचे वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन अप्लाइड जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तभी तो क्या कर सकती है सर? ये जस्ट स्लाइड कर सकती है। हाँ या ना? ये तो क्लियर Yes, है। sir. तो नीचे वाली फोर्स यानी एम डैश जी जो इसको नीचे लेके जा रही है वही इसके लिए अप्लाइड फोर्स हो गई एक किस्म से। हमने तो नहीं लगाई, अपने आप आ रही है। एम डैश जी वही किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू इंटू एन के। हाँ या ना भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन ही किसके इक्वल हो जाएगा? ये नीचे वाली फोर्स के। नीचे वाली फोर्स क्या है? एम डैश जी। हाँ या ना? ये बताओ सबसे पहले। ये कंडीशन तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जस्ट स्लाइड के टाइम पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी जस्ट मूव कर रही है इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल। अप्लाइड फोर्स का इन द सेंस जो फोर्स मूव करवा रही है बॉडी को। अब यहाँ पर फोर्स नीचे लेके जा रही है तो नीचे वाली कौन सी फोर्स है? एम डैश जी। वही किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है बोलो यस और नो। Yes, sir. यस। और जिसको नहीं है वो पूछ लो बच्चे। चलें आगे, शर्माना मत। अभी मैं पूछूंगा, अगर तुम नहीं पूछोगे तो। क्लियर सर है? एक बार फिर से बता दो। कहाँ से बताएं बच्चे? कहाँ से बताएं? बताओ। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए ये जो अभी आपने समझाया ना ये मेरे को समझ नहीं आया। जब आवाज नहीं आ रही थी बच्चे तो आपको बोलना चाहिए था ना तनीषा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। तो आपसे याद रखना। देखो हमने बोला था कि ये पोर्शन जो बॉडी का नीचे लटका हुआ है वो कितना है? एक्स का, एक्स लेंथ का। तो उसका मास निकालना था हमें। तो हमने देखा कि टोटल लेंथ में मास कितना है? एम। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? एम बाय एल। तो एक्स लेंथ में कितना हो जाएगा बच्चे? एम बाय एल इंटू एक्स। ये तो हो गया लटके हुए पोर्शन का मास, एम बाय एक्स, एम एक्स बाय एल। अब जो टेबल के ऊपर है उसकी लेंथ कितनी है तनीषा? एल माइनस एक्स। तो ऐसे ही उसकी निकाल दी। एल में मास है एम, वन में है एम बाय एल। तो एल माइनस एक्स में कितना है? एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये जो टेबल के ऊपर, ये टेबल पर। तो अब देखो जस्ट इसमें बॉडी की लिखा हुआ है जस्ट स्लाइड करेगी। जस्ट स्लाइड की एक कंडीशन होती है कि जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है मोशन के लिए यानी अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाती है बच्चे? कौन से फ्रिक्शन के? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर जो नीचे लेके जा रही है वो है एम डैश जी। तो एम डैश जी ही किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एम डैश जी तो बाद में लिख दूंगा वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिखता हूँ? म्यू इंटू एन। एन। तब देखो म्यू इंटू एन, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये टेबल पर लग रहा है और टेबल पर एन किसके इक्वल है? देखो नीचे वाली एम जी के। एम डबल डैश जी। जी के। क्लियर है ना सबको ये बात? यस सर। Yes, sir. जाएगा एम डैश जी। क्या एम डैश से एम डबल डैश काट दूं क्या? नो सर। No, नहीं sir. काटेंगे। जी से जी काट दूं क्या? Yes, यस sir. सर। देखते हैं। म्यू इंटू एम डबल डैश की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो सर, कितनी? एम अपॉन एल M एल upon माइनस L, एक्स। L minus X. बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान रखना। जिसने अभी तक नहीं सुना वो अभी भी सुन लेगा तो भी बेड़ा पार है। एम डैश की वैल्यू कितनी है? एम अपॉन एल। M upon L. Into X. इंटू एक्स। इंटू एल माइनस X, सिर्फ sir. सिर्फ एक्स। तो एम से एम गया, एल से एल गया।
तो ध्यान से देखो क्या आ गया, म्यू इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यानी म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू, equal to s. X. ठीक है। तो अब चाहे एक्स ही निकालना था क्या हमको, देखो आ गया। Yes, sir. चाहो तो Yes, इसको और sir. सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट कर दो, म्यू एल माइनस म्यू एक्स X mu x इक्वल टू Equals एक्स, to X. तो म्यू एल इज इक्वल टू एक्स प्लस mu x Mu X. एक्स कॉमन ले लो बच्चों, 1 प्लस 1 plus x Mu. mu. म्यू इज इक्वल टू म्यू एल। Mu हाँ L. या ना, हाँ या ना, Yes, sir. Yes sir. क्लियर है सबको, किसी को Yes, कोई sir. डाउट? यस सर। तो यहाँ पर आओ, सॉरी क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास म्यू एल इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू एल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्यों ले लिया मैंने, एक्स इंटू 1 प्लस, New. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, Mu. Mu. क्लियर? Yes, ये तो sir. sir. अगर x की वैल्यू नहीं निकालनी तो अब ध्यान से देखना, l से l कट गया हमारे पास, हमने म्यू एल माइनस म्यू एक्स करके x की वैल्यू तो निकाल ली, आराम से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कभी कभी वो पूछ लेता है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल की वैल्यू, फ्रैक्शनल लेंथ, क्या पूछ लेता है, फ्रैक्शनल लेंथ, और कभी कभी बोल देता है x बाय l की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, x X बाय by l। L. अब x बाय l दोबारा थोड़ी निकालूंगा, इसमें x है, x बाय l चाहिए तो क्या कर दूं, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं बच्चों, सोचो, अगर मेरे को x बाय l की वैल्यू चाहिए तो यहीं से ही निकल सकती सर क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, सर अब दिख Sir, रही दिख है. रही है. देखो x बाय l की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल दूंगा, l को उधर ले जाओ, तो x बाय l किसके इक्वल आ जाएगा, Mu upon 1 Mu plus upon mu. mu. क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes और sir. भी चीजें पूछते हैं, इसमें फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पूछे तो म्यू नहीं निकाल पाओगे क्या ऐसे ही, बाकी सब उधर ले जाओ, किसको निकाल दो, म्यू को, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा क्या म्यू भी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes ठीक sir. है। तो इसको हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल जिसको यहां तक समझ नहीं आया वो पूछो, कंसेप्ट पूछ रहा हूं मैं, कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया, कैसे मैंने लेंथ निकाली, कैसे मैंने क्या निकाला, सब ध्यान से देखो, सबको क्लियर है? हैंगिंग पार्ट की लेंथ निकाल सकता हूं मैं आराम से, बस एक ही चीज का यूज किया है, ब्रह्मास्त्र क्या है इस क्वेश्चन का, बताओ कौन बताएगा? ट्रिकी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कभी नहीं भूलना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में क्या है सर? सर कि मास दोनों का अलग है. वेरी गुड, एक और चीज है बताओ, जिसके बिना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सर वैल्यू ऑफ m. वो तो ठीक है, मास वाली बात तो आपने कर दी, और शुरू में ही बताया था जो Just slide. जस्ट स्लाइड, तो बॉडी जस्ट स्लाइड कर रही है, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स उस नीचे वाली फोर्स के क्या है, इक्वल है। और फ्रिक्शन भी कौन सा फ्रिक्शन है सर? Limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है सबको? चले आगे, अब इसके क्वेश्चन Yes, देख लेते हैं फटाफट, आइए। ये देखो, दिख रहा है सबको, वही फिगर है, Yes, सेम sir. कुछ सेम, सब कुछ सेम होगा। A uniform length, a uniform chain of length L is resting on a table. टेबल पर रेस्ट कर रही है सर, है ना, लेकिन उसका कुछ पार्ट कहाँ है सर? नीचे हैंग कर रहा है। इसको बोल दो x, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल L. लेंथ कितनी होगी? L। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, आप सबको पता है? L minus x. चलो, तुम्हें बता रखा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू। और क्या दे रखा है बच्चे? कुछ नहीं दे रखा। तुम्हें क्या बताना है? द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्या पार्ट? Hanging part. बता दो फिर कैसे आएगी। याद रखना, हमने जो पीछे भी कैलकुलेट किया वो भी कैसी लेंथ थी, मैक्सिमम पार्ट, एक्स मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में हमने फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैसी ली है, Max. चलिए मैक्सिमम पार्ट, उसी वही तरीका सेम। अब तुम्हें फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा, एक्स की वैल्यू क्या आई थी बता दो, अभी जस्ट हमने किया है,
वही आएगी क्या? ये देखो दिख रहा है एक्स की वैल्यू, UL upon 1 plus U. यही हमने निकाली थी क्या? देखना, Yes, sir. Yes, sir. म्यू एल अपॉन 1 प्लस Mu. ये वाला क्वेश्चन अब मैंने पूरा डिराइव कराया और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। म्यू की वैल्यू दे देंगे, एल की वैल्यू दे देंगे, एक्स निकालना होगा, क्या नहीं निकाल पाओगे? सर निकाल पाएंगे। ऐसे ही। तो डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे। अब दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, कर लोगे सब? Yes, sir. चलो फिर अब मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी एक ही की आवाज आई है लेकिन बाकी नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे। बाकी Yes, sir. बाकी मैं पूछता रहा हूँ बार बार, जल्दी जल्दी बताओ। चलो फिर करिए अब ये क्वेश्चन फिर अब फटाफट। इससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें को सिर्फ उसमें बात करे। रिपोज पर आ गए ना हम, कोई बात। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो इस क्वेश्चन को, दिमाग लगा के करना है सबने। सर एक यूनिफॉर्म Yes, चेन sir. है, उसकी लेंथ कितनी है? एल। L. उसको भी टेबल पर रखा हुआ है, हाँ या ना? रफ टेबल पे। है ना? का मतलब है सिर्फ फ्रिक्शन है उस पर, है ना? तो लिखा हुआ है, तो उसकी लेंथ एल है। उसका जो पोर्शन जो नीचे है उसको पहले हम एक्स बोलते थे, इन्होंने क्या बोला है उसको? एल बाय एन। एन। एल बाय एन हैंगिंग है ना? एल बाय एन, जिसको हमने एक्स बोला था इन्होंने उसको क्या बोल दिया? एल बाय। L by N. बस। इफ चेन जस्ट बिगन टू स्लाइड्स, बाकी सब कुछ वही। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तुम्हें। फ्रिक्शन क्या लगेगा इस केस में? म्यू एन। तुम्हें किसकी वैल्यू पूछी है? म्यू की वैल्यू पूछी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू ही तो होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा दिमाग से खेलेगा, कोई बच्चा पूरी डेरिवेशन से भी कर सकता है, जैसा जिसका मन करे। ट्राई करोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. करो। किसी को स्लाइड पीछे करवानी है तो ये देख लो फटाफट। चलिए करिए करिए फटाफट। जिसका हो जाए हैंड रेस करना। जिसको हिंट चाहिए अगेन हैंड रेस कर सकता है। देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ मजा नहीं आने वाला किसी भी चीज में। जल्दी जल्दी करो। मैं चाहता हूँ एंगल ऑफ रिपोज आज स्टार्ट कर दो। क्यों एक और दिन लगा रहे हो उस पे? बस फिर एंगल ऑफ रिपोज के बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हो गया किसी का? सर आया अगर श्योरिटी नहीं कि सही है गलत। कोई बात नहीं, हमने कब कहा है तुम्हें पूरा आंसर देना है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और निहारिका का क्या है? सर ऑप्शन बी। डी। डी ही बोल रहे हो? डोन? नहीं सर, बी। सर Ball. डी। दोनों का बी आया है क्या? नो सर मैं डी आया है। डी। एक का डी आया, एक का बी, बाकी सबका Sir, B. बी। सर मेरा चलो। भी बी। बी चेक करते हैं। चलिए Sir, A. ए। चलिए और किसी ने कुछ बोलना है? 5 सेकंड्स और हैं, बोल सकता है कोई? चलिए फिर
ऑप्शन आ रहा है, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1/n-, 1 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी। सर बी। अब कोई बच्चा तो इसको पूरे लंबे मेथड से करेगा, कोई दिमाग लगा लेगा। दिमाग क्या लगाएगा सर, वो उसने पीछे वाले में क्या पढ़ा है, एक्स की वैल्यू सर, किसके इक्वल है, म्यू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू 1 प्लस म्यू। म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। लेकिन उस केस में हैंगिंग पार्ट था ना एक्स, यहाँ पर हैंगिंग पार्ट कितना है, एल बाय एन, यानी एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, बस L/N। एल यस बाय सर। एन। तो लिख दो ना एल बाय एन, तो कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। एल से एल गया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा म्यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। म्यू। तो यहाँ पर म्यू एन माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू कॉमन ले लो, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज इसके इक्वल आ जाएगा 1/म्यू सर एन मैं माइनस करीब थी 1। लेकिन मैंने उसका आगे इक्वेट नहीं किया। तो सर मैंने UN इक्वल्स टू ये आ ही गया था, मैंने इक्वेट नहीं किया बस। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया सबको। देखो तभी पता लगता है ना, जो अटेम्प्ट करता है उसको गलतियां पता लगती है, ताकि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बार टाइम पर जब वो क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। अब क्लियर है बस ये सब? मैंने इस तरीके से किया था, बस ये मैंने ये नहीं करा म्यू एन माइनस यू ये। सर मैंने भी इसी तरीके से किया था। हाँ, जिसने भी इस तरीके से किया है, चाहे आंसर गलत आ रहा हो लास्ट में, कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन है। जिसने भी इस तरीके से किया उसका बहुत सही दिमाग चल रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। और जिसने लंबे मेथड से किया उसकी अलग थिंकिंग है, उसकी थिंकिंग है कि उसको डेरिवेशन वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी लगती है। गलती उसकी भी तो नहीं है, उसका भी आंसर तो सही आया है। समझ में आ रहा है? जिसने डेरिवेशन से किया है उसको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिसने इस मेथड से किया है वो शॉर्टकट तो कर लेगा, लेकिन उसको ये लर्न भी करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, दिमाग में रख लो अब इसको। हैंगिंग पार्ट वाले के लिए ये फॉर्मूला अब दिमाग में रख लो, म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। म्यू। चले आगे। यस सर। चलो ये क्वेश्चन करिए, अब ध्यान से करना। यूनिफॉर्म चेन है, लेंथ अभी भी क्या है सर, एल है सर। L। रफ टेबल पर है सर वो भी। लेंथ सर कितनी है, L/3। अब जहां पर L x था, अब कितना हैंग हुआ है, L/3। L/3। बात ही खत्म। अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेन इन द टेबल के बीच में दे रखा है, यानी म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/, के आपको के निकालना है। अरे मैं कह रहा हूँ आप क्या ही निकाल दो, सीधा म्यू निकाल दो, बाद में कंपेयर कर देना। आप ये समझ के चलो आपको क्या निकालना है, म्यू। निकाल लोगे क्या म्यू, फटाफट फटाफट निकालो। अच्छा, आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगा मैं अभी कुछ टाइम में, मतलब एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको अलग से क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन मिल जाए, अच्छा जेई वाले, ठीक है, कुछ टाइम में, लेकिन आज नहीं। 11th पोर्शन हो का गया। ठीक है, सब याद रखना, मुझे बताना क्या पोर्शन शेयर करना है, 11th वाले क्वेश्चंस का, ठीक है, जेई के अंदर जो आए हुए हैं। सर हो गया। ठीक है, बाकी सबका सेजल के अलावा किसी का नहीं हुआ? जिसको पीछे स्लाइड पे जाना है वो जा लो, ये लो। और किसी का नहीं हुआ? अभी तो बताया, देखो फटाफट, वही तो तरीका लगाना है। वही करना है, यू निकाल के इजी हो जाता है। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, करिश्मा, तनीषा, अंजलि, निहारिका, दिशा, पूनम, नेहा, प्रमिंदर, सोनिका, सुहानी, शिवानी। आपका नहीं हुआ बच्चे किसी का भी? अंजलि आपका नहीं हुआ? अरे जवाब तो दे दो। सर कर सर रहे हैं। कर करो रहे हैं करो। अभी। आपका आंसर क्या है सेजल? के की वैल्यू 2 आ रही है।
के की वैल्यू 2 आ रही है बिल्कुल। कुछ नहीं करना बच्चे, बस x की जगह क्या पुट कर देना हमारे फॉर्मूले में, L/3 बस, और म्यू निकाल दो। तो मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे ही करना है। उस वैल्यू को इक्वल्स टू 1/k कर लिया। वेरी गुड। बाकी सब सर हो हो गया। गया? वेरी गुड। पल्लवी निहारिका का भी हो गया, और किसका हो गया? चलो फिर हम ट्राई करते हैं। देखो क्या थी सर वैल्यू, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू म्यू इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। एक्स की जगह क्या पुट करना है? आप कितना है हैंगिंग पोर्शन? L/3 म्यू एल 1 प्लस म्यू। एल से एल कट गया तो देखो 3 म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस म्यू म्यू के। म्यू 2 म्यू इज इक्वल टू क्या आया? 1। म्यू किसके इक्वल आ गया? 1/2। 2 1/2 हमारा म्यू आया है 1/2। इसने क्या बोला है कितना आएगा? 1/k। तो कंपेयर कर दो, k किसके इक्वल आ रहा है, यानी सर 2 बात थी तो k किसके इक्वल रख देना था। कुछ था इस क्वेश्चन में? नो सर। चले आगे। क्लियर है? यस सर। और ये कुछ आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, आते भी हैं ये क्वेश्चन। आपको अवंती के पेपर में भी क्या पता मिल जाए। चले आगे। यस सर। यस चलिए सर। आज अभी थोड़ी सी जितनी बात हो पाएगी हम, मैं तो इतना सोच के आया था कि रिपोज का भी कुछ पोर्शन कवर करेंगे, और करेंगे। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको? एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? बताइए। कोई नहीं बता सकता? किसी ने पढ़ा एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन में? हाँ ना बोला करो भाई। यस सर। क्या पढ़ा है, क्या होता है? यस सर। क्या होता क्या है? पढ़ा है तो बताओ, पढ़ा भी होगा कुछ उसके बारे में। यस सर। देखो एंगल ऑफ रिपोज होता है, यहां से देखो, समझो इसको। अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं? हाँ या ना? यस सर। अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया, झूला बन गया एक किस्म से। क्या लगता है अब मैं इस पेन को रखूंगा यहाँ तो पेन नीचे आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। 100%? यस सर। पक्का? किसी को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं आएगा? कोई ऐसा कहना चाह रहा है कि नहीं आएगा? किसी को ऐसा लग रहा है? बताओ हाँ या ना। नो सर। चेक करते हैं। ये था, आया तो नहीं सर, अब आ गया। क्या फर्क हुआ? शुरू में तो नहीं आया। अगर मैं कुछ ऐसा चीज रखता हूं, अब बताओ, आनी तो ये भी चाहिए। देखो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अब तो सबको पता है नहीं आएगा, हाँ या ना? यस सर। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा किया तो अभी भी नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? टेढ़ा तो कर दिया, तुम तो कह रहे थे आना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? ढलान तो हो गई सर, क्या करना पड़ेगा कि ये नीचे आ जाए? सर और टेढ़ा। और टेढ़ा करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा क्या हुआ शुरू में, ऐसा क्या हुआ था कि नहीं आ पा रहा था? देसी भाषा में बोलो, शुरू में ऐसा क्या हो रहा था कि नहीं आ पा रहा था? और बाद में ऐसा क्या हुआ कि हो गया? इंक्लाइन तो दोनों केस में था, टेढ़ा तो दोनों केस में था मेरा फ्लोर। तो एक केस में तो नीचे जल्दी आ गया, एक केस में तो नहीं आया, एक केस में आ गया। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो अब मैं ढलान और बढ़ा दूं, आ रहा है क्या नीचे? बताओ आ रहा है? ऐसे था, ढलान बढ़ा रहा हूं, नहीं आ रहा, 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 अब आ गया। क्या फर्क हुआ सर? क्या होने से ये नीचे आया है? सोचो
क्या होने से ये नीचे आया है बच्चे? ज्यादा टेढ़ा कर दिया तो। ज्यादा टेढ़ा करने से। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा टेढ़ा किया हमने तब जाके ये क्या आ गया सर, नीचे आ गया। तो ज्यादा टेढ़ा करने से ऐसा क्या हुआ सर, इसका क्या चेंज हुआ होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ इसका क्या चेंज हुआ होगा? देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल पे है, अब हॉरिजॉन्टल के साथ इसका क्या चेंज हो रहा है टेढ़ा करने से? एंगल एंगल चेंज हो रहा है। एंगल तो देखो एक टाइम है, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अब देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा था। जस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जस्ट क्या करने लग जाएगा, उस टाइम स्लाइड करने लग जाएगा। जस्ट क्या करने लग जाएगा, स्लाइड Slide. करने लग जाएगा। अभी नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, एक टाइम में उसने जस्ट मूव किया और उसके बाद हल्का सा भी एंगल बढ़ाया तो एकदम से कैसा आ गया, नीचे आ गया। लेकिन ढलान बढ़ाते 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 एक एंगल ऐसा भी आया था जब ये जस्ट क्या करने लग गया था, मूव करने लग गया था, जस्ट स्लाइड करने लग गया था। उसके बाद अगर एंगल थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल कैसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो एंगल हॉरिजॉन्टल के, वो एंगल जब ये क्या आने लग जाए सर, जस्ट नीचे आने, स्लाइड करने लग जाए, जस्ट स्लाइड करने लग जाए, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान रखना, इट इज द, क्या बोलोगे, कौन सा एंगल? जस्ट हाँ जस्ट एंगल नहीं, इट इज द मिनिमम एंगल, है ना। मिनिमम एंगल आगे क्या बोलो, एट विच द बॉडी मूव्स। द बॉडी, जस्ट मूव। जस्ट स्लाइड्स, है ना, जस्ट स्लाइड। और ये मिनिमम एंगल किसके बीच में होता है, बिटवीन इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी जस्ट स्लाइड्स। जस्ट स्लाइड का मतलब जस्ट बिगिंस टू मूव। स्लाइड बोल दो, जस्ट बिगिन टू स्लाइड या मूव। अभी तो स्लाइड ही हो रहा है ना, तो इसलिए स्लाइड वर्ड ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो मेरे से, कोई भी डाउट है किसी को? दोबारा समझा दूं। देखो इट इज, ये एंगल कैसा है सर, एक पॉइंट ऐसा आया था जब मेरी बॉडी जस्ट स्लाइड मूव कर, जस्ट स्लाइड होने लग गई थी। उससे पहले मैं इंक्लिनेशन बढ़ाया जा रहा था, बॉडी वैसे की वैसे थी। एक एंगल पर बॉडी जस्ट मूव करने लग गई, स्लाइड करने लगी। उससे भी एंगल अगर मैंने ज्यादा कर दिया तब तो बॉडी पक्का कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो वो एंगल इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने लग जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है? और इंक्लाइंड प्लेन के मोशन की बात है, ये इंक्लाइंड प्लेन के मोशन की बात है, मतलब ऐसा कुछ है सर। ये थीटा है सर, अब ये मेरी बॉडी है सर, ये स्लाइड कर रही थी, इसको नीचे कौन लेके जाएगा? फोर्सेस दिखा दो फटाफट, यहाँ कौन सी लगती है, यहाँ कौन सी लगती है, और इसके अपोजिट कौन सी लगती है, बताओ। नॉर्मल। यहाँ नॉर्मल, यहाँ mg cos थीटा, वेरी गुड, mg cos थीटा, यहाँ mg sin थीटा, और अगर बॉडी नीचे आ रही है तो पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्लियर है सबको? अब एक बात बताओ, जब बॉडी जस्ट मूव करती है तो ये जो नीचे ले आने वाली फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाती है? अभी पीछे बताया था, बॉडी जस्ट मूव करती है तो वो नीचे वाली फोर्स चेन में भी हुआ था जब डराइव किया था, किसके इक्वल हो जाती थी, जस्ट मूव पर। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरे को थोड़ी सी आवाज आई है। हाँ, किसके इक्वल हो जाती थी? फ्रिक्शन। कौन से फ्रिक्शन के? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो इस केस में भी अगर बॉडी जस्ट मूव कर रही है ना, जस्ट स्लाइड कर रही है, तो नीचे वाली फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। नीचे कौन लेके आ रहा है फोर्स, mg sin थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। mg sin थीटा तो ठीक है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। mg sin थीटा तो ठीक है, म्यू तो म्यू है, एन की जगह क्या आ जाएगा, एन किसके इक्वल है, mg cos थीटा, mg cos थीटा। mg से mg कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा किसके इक्वल आ गया,
theta. म्यू के, म्यू यानी tan थीटा किसके इक्वल आ गया? म्यू म्यू के, और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। यही थीटा क्या था मेरा? मैंने कौन सी कंडीशन डाली है इसकी? ये कब होता है? जब बॉडी क्या होती है? जस्ट Slide. स्लाइड। और जस्ट स्लाइड पर मेरा थीटा आ गया, यानी ये थीटा ही तो क्या है? एंगल ऑफ Repose. रिपोज। यही हमारा हेडिंग था, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब सिंपल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू वाला फॉर्मूला। थीटा निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स कर लो। समझ में आ रहा है? अब कोई पूछे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, बता पाओगे सबको? हाँ या ना? यस क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? क्या होता है? इट इज द What is the मिनिमम। minimum angle between inclined and horizontal? नॉर्मल बताओ, नॉर्मल। इंग्लिश में तो दिख के पड़ जाओगे सब, है ना? सर ये मिनिमम वो छोटे से छोटा एंगल जब बॉडी को ऊपर रखूं तो वो क्या करने लग जाए? जस्ट स्लाइड। स्लाइड कर। और बताओ, अब ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ रिपोज से अगर एंगल कम हो तो बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर या नीचे? एंगल ऑफ रिपोज से अगर एंगल कम हो तो बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर या नीचे? क्या लगता है? अगर एंगल ऑफ रिपोज से मेरा एंगल कहाँ हो, क्या हो, कम हो, तो बॉडी कहाँ जाएगी? नीचे। पक्का? आपने कहा था कम से कम एंगल। हाँ, तो कम से कम एंगल रिपोज है जब बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी। उसके बाद तो पक्की बात है, अगर बढ़ा दूंगा एंगल तो बॉडी नीचे ही जाएगी। लेकिन अच्छा। उससे पहले की बात हो रही है। अगर एंगल ऑफ रिपोज मान लो तो सर ऊपर ही रहेगा। 45 डिग्री, कहाँ जाएगा? अपनी जगह पर रहेगा। हाँ, ऊपर नहीं चलने लग जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। अगर उससे बढ़ा दूंगा एंगल को, एंगल ऑफ, देखो जब तक एंगल ऑफ रिपोज नहीं आया बॉडी वहीं की वहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और बड़ा एंगल ऑफ रिपोज नहीं आया, बॉडी वहीं की वहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और बड़ा है, मान लो एंगल ऑफ रिपोज आ जाए तो बॉडी जस्ट क्या करने लग जाएगी? स्लाइड करने लग जाएगी। जस्ट अभी स्टार्ट ही करेगी। और इससे भी ज्यादा अगर एंगल बढ़ा दूं तब बॉडी कहाँ आ जाएगी बच्चों? अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दिया, हाँ, बॉडी कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, यस सर। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये पेपर जेई में नहीं आएगा, लेकिन करना जरूरी है ये, क्योंकि ये अब मुझे बताएगा कि तुम में से किसने पढ़ लिया। बता दो फटाफट। एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है 30 डिग्री, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, एक प्लेन उसका, सरफेस का। बताओ कैसे लिखाओगे? देखते ही पता लग रहा है, सोल्व भी क्यों कर रहे हो? तो सी क्यों पता लग रहा है सर? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट म्यू। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू म्यू। टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3। ये तो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए था, ये पेपर में नहीं आने वाला। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन करो। ये पता चलता है कि एक बॉडी जब इंक्लाइंड प्लेन में है तो वो क्या कर रही है? जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है। जब एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? साइन इनवर्स ऑफ 3/4. 3/5. 5, यानी साइन थीटा किसके इक्वल है? 3/5 है ना भाई। साइन इनवर्स को उधर लेके चला जाऊंगा तो उधर जाके साइन -1 का क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना। तो सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? No, sir. ये मैंने कैसे लिखा? थीटा की जगह साइन थीटा। पूछ लो अगर किसी को दिक्कत है। बताऊं क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ, देखो बच्चे, No, sir. सिंपल। मेरे को यहाँ पर ना थीटा की वैल्यू गिवन थी। किसकी? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। हम इसको यही लिखते हैं। चलो ठीक है, तुम्हें जब जरूरत होगी तब मैं बताऊंगा। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का मतलब क्या होता है? अब मान लो साइन थीटा निकालना है तुमने। क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन की जगह साइन लिखो, थीटा की जगह ये वैल्यू लिख दो। इसका मतलब क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5। साइन की जगह साइन लिखो। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/sin। साइन से साइन कट गया, देखो तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 3/5।
5. सिंपल। तो ये थीटा की वैल्यू की जगह इसका मतलब क्या है, साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर है? एक सर का कॉल आ गया, एक सेकेंड रुको। हाँ जी, सॉरी। तो समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो बच्चे अब ये ऐसा दे रखा होता, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ या कोस इनवर्स ऑफ 4/5, यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में तुम्हें? कौन से थीटा की? कौन से Cos थीटा? theta. cos कोस theta. थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5। क्लियर है ना सबको ये बात? अब Yes, Yes, sir. sir. मतलब ये साइन इनवर्स 3/5 का मतलब अब सीधा ही लिख दो, साइन थीटा किसके इक्वल है? 3/5. 3/5. अब एंगल ऑफ इस टाइम, इस एंगल पर मेरा जो स्लाइड करने लग गया है बॉडी, यानी थीटा साइन इनवर्स 3/5 पर ये एंगल ऑफ क्या दे रखा है, मतलब मेरे को रिपोज। हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. एक क्वेश्चन आज के लिए मैं क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इसको ध्यान से करके आना है तुम्हें। सर ये तो दे रखा है सिंपल, अब साफ साफ पता कर सकते हो। यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज की जगह क्या पूछा है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना? जस्ट स्टार्ट, तो यही मतलब यही एंगल होगा क्या मेरा? हाँ या ना? बोलो Yes. भाई। ये देखो, Yes, sir. अभी हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, थीटा की वैल्यू ठीक है। मेरे से पूछा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं उसके लिए? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Mu. म्यू। तो थीटा की साइन थीटा अगर 3/5 है तो टेंजेंट थीटा नहीं निकाल पाऊंगा क्या? निकाल सकता हूं? सोचो 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 सोचो, साइन थीटा अगर 3/5 है तो ट्रायंगल निकाल लो ना। ट्रायंगल कौन सा बनता है सर? साइन थीटा अगर 3/5 है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बता, Hypotenuse. ये परपेंडिकुलर 3, ये हाइपोटेन्यूज क्या है 5. 5, ये क्या हो जाता है 4। 4. टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन Base. Base. किसके इक्वल है बताओ? 3/4। 4. और यही टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है बच्चे? Mu. तो अब यहाँ पर इससे थीटा निकाल लो तुम्हारा। टेंजेंट थीटा अगर 3/4 है तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ Option D. 3/4. ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? D. क्लियर है Yes, सबको? sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। टेंजेंट की फॉर्म में ये पूछ रहा था हमसे, तो हमने बता दिया। चले आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आइए, ठीक है, कर सकते हैं आगे। Yes, sir. देखो दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं तुम्हें, है ना? तो 3/5 वाला भी ठीक है, बट हमको टेंजेंट की फॉर्म में अगर बताना है तो 3/4 लिख दोगे। हालांकि साइन इनवर्स 3/5 वो भी तो किसकी वैल्यू है सर? थीटा की वैल्यू है, तो क्या वो गलत हो जाएगी क्या? No, sir. एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन टेंजेंट की फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता तो वो लिख दिया, लेकिन वो दोनों ही गलत नहीं होंगे, ये याद रखना। ठीक है, सबको कह रहा हूं मैं ये बात। Yes, sir. चलिए ये क्वेश्चन करो अब। A block of mass 20 kg is kept on a rough inclined plane। दिख रहा है सबको? Yes, sir. है ना? मैं बना भी देता हूँ अगर दिख नहीं रहा तो।
अरे इंटरेक्ट किया करो भाई, तुम्हें रोज चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। 20 kg, इसके ऊपर क्या लग रही है बच्चे? एफ एक्सटर्नल लग रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो तुमसे पूछा, इसको बोल रखा है कि इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है बच्चे? 30 डिग्री। तुमसे पूछा है कि बताओ एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बताओ ताकि मेरा ब्लॉक मूव करे नहीं करे। ना नहीं करे, करे। ब्लॉक मूव ना करे। अब इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो भाई, सबसे पहले तो देखो, अगर ब्लॉक मूव करेगा तो उसको नीचे लेके आने वाला कौन होता है वैसे? भाई इसको नीचे कौन लेके आएगा? जी sin थीटा। mg sin थीटा। वेरी गुड। ये मेरा ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने जो फोर्स एक्सटर्नल लगाई है वो इस डायरेक्शन में लगाई है क्या? हाँ या ना? यस सर। देख लो, 20 kg का ब्लॉक है। अगर इसको नीचे लेके आना होता तो कौन जाता? mg sin थीटा। sin थीटा। sin थीटा। अच्छा, मैं दूसरा केस बता रहा हूं तुम्हें। अगर मान लो एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा होता तो इसको नीचे लेके आने वाला कौन था? mg sin थीटा। और फ्रिक्शन कहाँ लगता उस केस में? पीछे। पीछे। opposite। और कितना लगता अगर ये मूव ना करे? अगर ये मूव ना करे तो फ्रिक्शन को कितना लगना चाहिए था? mg sin थीटा के बराबर। वेरी गुड। फ्रिक्शन को किसके इक्वल लगना चाहिए था? mg sin थीटा के बराबर। एक बार mg sin थीटा निकालते हैं, कितना है? mg दे रखा है 20, g कितना होता है? 10, 10। थीटा तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 2। तो ये हो जाएगा 2 10 जा 10 10 जा कितना हो गया? 100। 100। ठीक है, इस केस में ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, 100। ठीक है सर। और हमें क्या पता लग सकता है सर? टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? म्यू के। अच्छा, टेंजेंट थीटा, आप टेंजेंट 30 है तो टेंजेंट 30 म्यू के इक्वल है, यानी टेंजेंट 30 होता है 1/3। म्यू के इक्वल है। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 1/√3। √3। हाँ या ना? यही आ रही है यस सर। सर। so यस सर। अगर इसको मूव नहीं करना था तो ठीक है, पहले एक बार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल। मैं सब बताऊंगा लास्ट में क्यों। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। and म्यू कितना है? 1/√3। एन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? कौन से थीटा के? mg cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा। m की वैल्यू कितनी है? 20। g की वैल्यू कितनी है? 10। cos थीटा, cos 30 कितना होता है? √3/, 2 है ना? तो √3 से √3 कट गया, 2 10 जा और 10 10 जा क्या आ रहा है? 100। 100। 100। यानी ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और इस केस में वही लग रही है सर, मैक्सिमम वैल्यू ही लग रही है फ्रिक्शन की भी। फ्रिक्शन की कैसी वैल्यू लग रही है बच्चे? मैक्सिमम। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि तभी तो एंगल ऑफ रिपोज पे आपको पता ही है, एंगल ऑफ रिपोज ये भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं करके बता रहा हूं। क्योंकि जब उसने लिख दिया एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है 30, तब उस टाइम पर फ्रिक्शन की कैसी वैल्यू लगती? मैक्सिमम। लेकिन अब फिगर में देखो एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। ना ना, फिगर में देखो, फिगर में, इस फिगर में देखो, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी क्या? क्या लगता है? 60 डिग्री No. पर ब्लॉक स्लाइड कर चुका हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लग रही, मान लो एफ एक्सटर्नल नहीं लग रही, मान लो भाई एफ एक्सटर्नल हमारी नहीं लग रही, तो उस केस में क्या लगता है कि ब्लॉक स्लाइड कर देना चाहिए 60 डिग्री पर या नहीं करना चाहिए? अगर एंगल ऑफ रिपोज कितना है बच्चे? 30 डिग्री, तो तुम्हें क्या लगता है 60 डिग्री पर ब्लॉक स्लाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी क्यों चाहिए। क्यों लग रहा है? तो क्योंकि हाँ, एंगल ऑफ रिपोज में ही सर वो स्लाइड करना शुरू कर देता है, और एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दूंगा तो पक्की बात है बॉडी कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। नीचे। तो इसका मतलब बॉडी स्लाइड कर जानी चाहिए थी, और वो स्लाइड कौन लेके जाता है उसको नीचे? mg sin थीटा, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, किसके इक्वल थी? 30 के इक्वल तब थी
जब एंगल 30 डिग्री 100 के इक्वल थी, जब एंगल 30 डिग्री था। अब निकाल के देखते हैं। एम है 20, जी कितना है 10, 10 साइन थीटा कितना है साइन 60 √3/2। 2 अब काट दो, कितना आ रहा है सर 100 रूट। under root 3. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा सर, ठीक है सर। इसको निकाल भी सकते हो आप। √3 को क्या लिखते हो 1.73 यानी 173/100, लगभग 173, लेकिन हमको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ 173 आ रहा है कि पिछले केस में mg sin थीटा कितना आ रहा था 100, अब कितना आ रहा है 173। इसका मतलब एंगल बढ़ाने से मेरी mg sin थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी तो बॉडी नीचे आने लग जाती है, क्योंकि नीचे ले आने वाला कौन है mg sin थीटा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाता हूं तो mg sin थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। क्लियर है? तो यहां तक हो जाएगा सर। अब mg sin थीटा इसको नीचे लेके आने वाला है सर, mg sin थीटा इसको नीचे लेके आने वाला है, और उस केस में इसकी वैल्यू है 100√3। अब वो तो अपना मैक्सिमम तो कहां पर ही लग सकता है, वो 30 डिग्री पर तो मैक्सिमम लग गया, उसके बाद तो वो वही रहने वाला है सर। फ्रिक्शन का बजट ही ओवरकम हो गया। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था 100 न्यूटन, 100. 100 न्यूटन। उस केस में पीछे की तरफ कितना 100 कितना न्यूटन लगता है बच्चे 100। 100. Newton. इस केस में 100 न्यूटन लगेगा, ठीक है। लेकिन अब तो हम क्या भी लगा रहे हैं, एक एफ एक्सटर्नल भी तो लगा रहे हैं। अब एफ एक्सटर्नल अगर लगा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना। अब एफ एक्सटर्नल अगर मैं लगा रहा हूं तो ध्यान से रखना, ये बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सर जो एफ एक्सटर्नल है वो कुछ ना कुछ हो सकती है। देखो एफ एक्सटर्नल प्लस जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो दोनों मिलकर किसको बैलेंस करनी चाहिए, mg Sin theta. Sin theta. sin थीटा। और mg sin थीटा किसके इक्वल है 3. 100√3। अब मैं तुमको कुछ गलत करके बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल ठीक है, प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या पुट करूं 100 न्यूटन क्या, Yes क्योंकि sir. मैक्सिमम फ्रिक्शन ही है। तो एफ एक्सटर्नल क्या आनी चाहिए तुम्हारे लिए वजह से 100√3 माइनस 1, यही आना चाहिए ना, हाँ या ना? Yes sir. पर Yes, चेक sir. करते हैं, पर चेक करते हैं। ओहो, एक सेकेंड रुको। ये डिस्कनेक्ट हो गया बच्चे, एक सेकेंड रुको। यहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकेंड रुको बच्चे, बस हम छोड़ रहे हैं क्लास, लास्ट क्वेश्चन है ये। कोई बच्चा लेफ्ट हो गया, मैंने ये देखा है। चल कोई नहीं, अब देखते हैं दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको? No sir. आई थिंक अब दिख जाना चाहिए। एक सेकेंड, दिख रहा है क्या सबको? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. सबको? Yes. Yes, Yes sir. sir. अब मेरे को बताओ Yes, sir. यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा मेरे को? मुझे क्यों नहीं शो हो रहा? आप लोगों को दिख रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ? Yes Yes sir. sir. मेरे को ही क्यों- चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, अब दिख रहे हैं। देखो अब पीछे की तरफ क्या लग रहा है सर, एफ एक्सटर्नल है ना, वो और कौन मिलना चाहिए सर, फ्रिक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, mg Sin theta. Sin theta. एफ एक्सटर्नल तो निकालना ही है सर मिनिमम। वो फ्रिक्शन की वैल्यू एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ म्यू इंटू एन, यही थी क्या हमारे अकॉर्डिंग, म्यू इंटू एन थी क्या नहीं थी, Yes sir. इज इक्वल टू mg sin थीटा। mg कितना है सर, mg 20 इंटू जी 10 और sin 30 हमने निकाल लिया था sin 60 सॉरी √3/2, जिसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चे 100√3. 3 है ना। म्यू की वैल्यू क्या थी बच्चे 1/2
√3 √3 एन की वैल्यू क्या थी? mg cos थीटा cos थीटा, cos थीटा mg cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है अब क्या है? 60 डिग्री है क्या? यस सर m Yes, कितना है? sir. 20, g कितना है? 10, cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 2 10 से गया तो अब कितना आ जाएगा बच्चे? 100। बोलो, 10 अपॉन 100 अपॉन √3 √3 इज इक्वल टू 100√3 बच्चों। तो एफ एक्सटर्नल बच्चे, एफ एक्सटर्नल प्लस, ध्यान से सुनना, 100/√3 किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? 100√3 के। तो एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? पता नहीं क्या, 100√3 माइनस 100 अपॉन 100√3 100/√3। क्या कॉमन ले सकता हूँ? 100 100 √3 माइनस 1/√3। √3 इसको कर लो सोल्व। 3 √3 इंटू √3 आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 100√3 1, यानी 200। 2 2 इंटू 100, 200/√3 इसका √3 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर, बोलो। नो सर सिर्फ मेरा यही आया था। यही आया था? चलो बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, जब मैंने देखा बॉडी मैं नीचे सिंपल आने, करके कर लिया। बॉडी नीचे आने वाली है तो क्या कौन लेके आने वाला है? mg sin थीटा वैसे तो mg sin थीटा नीचे लेके आने वाली है बॉडी को। ऊपर कौन लेके जाने वाली है? एफ लेके जा। ऊपर रोकने वाली कौन है? ऊपर ले जाने वाली, रोकने वाली है एफ। पहले तो अगर अब इसको स्लाइड नहीं करना तो एफ mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए था। अब क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि अब एक्चुअल में एक और फोर्स लग रही है जिसका नाम क्या है? एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल। तो अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी यहां पर। क्यों सर? क्यों? अब अपना फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम तब लगता है बच्चे जब ये जस्ट स्लाइड करती है। सिर्फ रोकने वाला कौन होता? फ्रिक्शन होता। अब साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स भी साथ साथ लग रही है जो किसको सपोर्ट कर रही है? किसको mg सपोर्ट sin कर रही है? mg sin थीटा को या फ्रिक्शन को? ध्यान से देखो, फ्रिक्शन को तो फ्रिक्शन पहले अकेला था तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था 100 न्यूटन। वो भी कब? जब एंगल ऑफ क्या था? एंगल ऑफ रिपोज था। अब एंगल ऑफ रिपोज नहीं है सर, अब एंगल ऑफ रिपोज नहीं है क्योंकि अब ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। 60 तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg cos थीटा से निकालनी पड़ेगी मेरे को। सीधा 100 न्यूटन नहीं लिख दूंगा। 100 न्यूटन क्या है? मैंने बोला था ना मैं अभी गलत करके दिखाऊंगा आप सबको, बट वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो ये बात बता नहीं पाया। फ्रिक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन कौन से डिग्री पर एंगल पर होगी? जब एंगल कितना होगा? 30 डिग्री 60 डिग्री पर मैं निकालूंगा और मैंने निकाला है, देखो लास्ट में, ये देखो निकाला है ना। जब अब थीटा की जगह क्या पुट 100 किया था मैंने? कोस थीटा की जगह क्या पुट किया था? कोस 60, जिसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है? 1/2। 2 ठीक है, फिर यहां से काटा और एफ एक्सटर्नल इतना आया। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर Yes, sir. याद रखना एफ एक्स। अब पहले केस में क्या हो रहा था सर? जब सिर्फ mg sin थीटा और फ्रिक्शन लग रहे थे पहले केस में क्या था सर? mg sin थीटा फ्रिक्शन के इक्वल था। और अब क्या है सर? अब mg sin थीटा सिर्फ फ्रिक्शन के इक्वल नहीं है, फ्रिक्शन प्लस एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल। और यहां पर एफ निकालना पड़ेगा सर। कौन से तरीके से सर? म्यू एन से, जिसको क्या लिखता हूं? म्यू इंटू mg cos थीटा। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्लियर है? और इस केस में थीटा कितना था? 30 डिग्री। 30 डिग्री अब आई थिंक क्लियर होगा सबको। Yes, sir. यस सर इसके होमवर्क क्वेश्चंस आपको साथ साथ भी मिल जाएंगे बच्चे, मैं आपको अटैच कर दूंगा। ये थोड़ा सिस्टम में आज दिक्कत हो रहा है, ठीक है? ये यस अपने सर आप आगे जा रही है। क्वेश्चन इतने ही थे हमारे, मैं आपको अटैच करवा दूंगा लास्ट में क्वेश्चन इसके। बट समराइज इसको अब दिमाग में रखोगे क्या सब? यस Yes, सर sir. है ना? तो नेक्स्ट क्लास में आते ही, हमारा वैसे फ्रिक्शन अब खत्म हो चुका है, एंगल ऑफ रिपोज से कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको सेंड करूंगा, है ना? उससे हम अच्छे से और समझेंगे। बाकी हमारा मैक्सिमम पोर्शन फ्रिक्शन का खत्म हो चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर है? यस आप सर समझा सकते हैं बच्चे? Yes. एंगल ऑफ रिपोज टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? म्यू म्यू के इक्वल। क्लियर है? समराइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको और भी अच्छे से। आज थोड़ा सा सिस्टम में ऐसा है, आपकी क्लास की टाइमिंग भी हो रही है। चलिए बच्चे, थैंक यू।
बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। मैं इसको ठीक करता हूँ। क्या है इसको?